सिमरन, जमीन जो होती है ना वो हमारी बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होती है। मतलब हम सभी उसका ध्यान रखते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं कि कोई उस पर अवैध तरीके से कब्जा ना कर ले। हाँ, पर मान लो अगर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहर चले गया या फिर हो सकता है कि उसने अपना घर किराए पर दे दिया और अब कोई अन्य व्यक्ति आकर उस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्या करें ऐसे में? मतलब ऐसा क्या करें कि कोई हमारी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा ना करे, मतलब हम अपनी ज़मीन के खुद ही कानूनन मालिक रहें। और क्या है इससे जुड़े हुए कानूनी प्रावधान, ये जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में सर। सर, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कोई अवैध तरीके से आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, जबरन कब्जा कर लेता है, अब इस बात का मतलब क्या है? देखिए, अवैध कब्जा का मतलब होता है कि आपकी बिना सहमति के, आपके बिना अनुशंसा के, आपको बिना बताए अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर लेता है तो वो, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने ज़मीन घर को किसी और को कुछ दिनों के लिए टेक केयर के लिए दे देते हैं या रेंट पे दे देते हैं। तो अगर हमारी सहमति है, अगर हमारी अनुमति है तो वो अवैध कब्जा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप बिना हमारी अनुमति के कोई आके अवैध रूप से वहाँ रहने लगता है, हमारे कहने पर भी वो नहीं हटता है, तो वो अवैध कब्जा, क्योंकि उसके पास उस ज़मीन के या उस प्रॉपर्टी के कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट हमारे आपके जिसके पास भी हैं, और बिना डॉक्यूमेंट के, बिना लीगल वैलिडिटी के, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के अगर वहाँ रह रहा है, वहाँ कब्जा करके बैठा हो, तो वो अवैध कब्जा कहते हैं उसको। तो अगर ऐसे में अगर कोई अवैध तरीके से कब्जा कर लेता है हमारी ज़मीन पर, तो क्या करना चाहिए हमें? मतलब इससे जुड़े कानूनी प्रावधान क्या हैं? देखिए, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है ये ज़मीनों का कब्जा करना और उससे छुटकारा पाना। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप हमेशा प्रिवेंटिव मेजर्स को लेके चलिए कि आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर ही ना पाए, क्योंकि कब्जा होने के बाद बहुत कानूनी पचड़ों में आपको फंसना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा भी बताएंगे आपको कि आप पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट का प्रोविज़न है, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का हमारे पास लॉ है, 441 आईपीसी है, 447 आईपीसी है, डिफाइन करती है कि क्या सज़ा हो सकती है। लेकिन ट्रेसपासिंग हमारे हिंदुस्तान में थोड़ा सा इसको बड़े हल्के लहजे में देखा जाता है, पुलिस उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है, बहुत ज़्यादा इस पर लोगों को नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर हम विदेशों में जाएँ तो क्रिमिनल ट्रेसपासिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप ट्रेसपासिंग करते हैं किसी के ज़मीन पे बिना उनके अनुमति के, अगर आप उसके घर में घुसते हैं या फिर उनके ज़मीन में घुसते हैं, तो आपको तुरंत सज़ा हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इस पे कानून उतना सजग नहीं है, उतना बहुत लीनियंट है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स कि आप अपनी ज़मीन का, अगर आप कोई केयर टेकर रख रहे हैं या फिर किसी को अगर आप रेंट पे दे रहे हैं, तो आप वो जो टेनेंट है उसको बदलते रहिए। इसीलिए जो एग्रीमेंट हम करते हैं 11 महीने का करते हैं, तो हमेशा उसको बदलते रहिए। ऐसा नहीं कि उसको 10 साल तक हमने दे के रखा हुआ है। जब भी आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करिए। जैसे कोर्ट में जो वैलिडिटी होती है, जैसे हम बहुत बार एग्रीमेंट करते हैं, जो नोटरी करा के हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसकी बहुत वैलिडिटी कोर्ट में होती नहीं है। तो उसको हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, थोड़ा पैसे लगते हैं उसमें, इसलिए हम उसको बचाते हैं कि नहीं, हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं करेंगे उसकी वजह से। लेकिन हम उसके चक्कर में हम अपनी ज़मीन गंवा बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें, अपनी कोई ज़मीन खाली पड़ी है तो उसको बाउंड्री करा के रखिए, वहाँ पे एक बोर्ड लगा के रखिए कि ये ज़मीन हमारी है, कोई भी इस पर अगर प्रवेश करेगा तो वो क्रिमिनल ट्रेसपासिंग मानी जाएगी। तो ये थोड़ी सी सजगता अगर हम रखेंगे तो बहुत बचाव हो सकता है। और सर, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो रियल ऑनर है वो अपनी किसी ने जबरन प्रॉपर्टी उसकी या जबरन ज़मीन जो है वो उसकी वो कब्जे में कर रखी है और वो उस पर क्लेम ही ना कर पाए, कुछ एडवर्स पोजीशन जैसा, इसके बारे में बताइए। देखिए, बड़ा रोचक सवाल आपने पूछा। मैं अभी कुछ दिनों बाद हम रामनवमी भी मनाएंगे जी। आपको एक चीज़ मैं अगर पूछूं, शायद आपको पता हो कि जब माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए वनवास मांगा था तो कितने वर्षों का मांगा था? क्यों 14 वर्ष का ही क्यों मांगा था? इसके पीछे एक लीगल पॉइंट है, क्योंकि जो एडवर्स पोजीशन था वो त्रेता युग में 14 वर्ष था, द्वापर युग में वो 13 वर्ष हो गया। जब पांडवों को वनवास दिया गया तो 13 वर्ष हो गया। अब जब हम कलयुग की बात करते हैं तो ये 12 वर्ष हो गया है एडवर्स पोजीशन। जब मंथरा कैकेयी से कहती है
तो वो कहती है कि चतुर्दश वाषाढ़ रामा जतो वनम ढ कृतमलु शेषन थाय ते सुतम। वो कहती है कि 14 वर्ष का वनवास मांगना राम के लिए। अगर वो 14 वर्ष तक प्रजा से दूर रह गए या 14 वर्ष तक अयोध्या से दूर रह गए तो वो फिर से वो प्रॉपर्टी फिर वो राजगद्दी पर क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लीगल वैलिडिटी थी। एक इसके पीछे एक और वजह है कि 14 वर्ष तक हम जिस बात की संस्तुति करते हैं, जिस चीज को हम जीते हैं, उसी में रहने लगते हैं। अगर उसमें पीछे एक वजह ये भी थी कि अगर प्रजा 14 वर्ष तक बिना राम के रह लेगी तो उसके बाद वो रह लेगी, राम को फिर वो पुकारेगी नहीं, राम को नहीं मानेगी, राम को नहीं। ये एक मानसिक रूप से एक वजह है। लेकिन उसका लीगल वजह भी था, एक वैधानिक रीजन ये भी था कि 14 वर्ष का एडवर्स पोजीशन था। आज मैं बताता हूँ कि 12 वर्ष का लीगल एडवर्स पोजीशन है। 12 वर्ष तक अगर मान लीजिए आपके जमीन पर कोई कब्जा करता है और आप उस पर क्लेम नहीं करते हैं, आपकी जो संपत्ति है आप ये जानते हुए कि नहीं उस पर कोई किसी का कब्जा है, और अगर आप उस पर क्लेम नहीं करते हैं, कोई सूट नहीं डालते हैं, किसी प्रकार की लीगल प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, तो क्योंकि लॉ ऐसा मानता है कि किसी भी जमीन को बिना किसी ओनर के नहीं छोड़ा जा सकता, तो इसलिए वो जो 12 वर्ष तक उसमें संपत्ति में है उसको वो दे दिया जाता है। हाँ, गवर्नमेंट संपत्ति के लिए ये 35 वर्ष है। अगर कोई किसी गवर्नमेंट सरकारी संपत्ति पर अगर आप कब्जा करते हैं तो 35 वर्ष तक लगातार अगर आपको कब्जा है तो एडवर्स पोजीशन की। तो यू मीन अगर पेपर्स भी हैं हमारे पास और 12 वर्ष के बाद अगर हम मतलब सो के जागते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, तो तब भी हमारे पास राइट नहीं होगा कि हम उसको क्लेम करें? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एडवर्स पोजीशन का जिसको कब्जा कर रहा हुआ है उसको लेकिन उसको भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं 12 वर्ष तक लगातार इसके कब्जे में हूँ। अगर 12 वर्ष मान लीजिए बीच में अगर वो कब्जा उसका हट गया फिर आपका हुआ तो वो क्लेम हट जाएगा उसका। उसको भी ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि मैं 12 वर्ष तक अनवरत इसके कब्जे में हूँ और कोई भी ऐसा क्लेम बीच में नहीं डाला गया। ये सारी चीज़ें अगर वो पुष्टि कर देगा इस बात की कि मैं 12 वर्ष से इसमें हूँ, कोई क्लेम जो रियल ओनर है उसने नहीं डाला, कभी भी आके उसने मुझसे नहीं कहा कि आप इसको खाली करिए, कोई लीगल प्रक्रिया उसने नहीं अपनाई, अगर वो इस बात को प्रूफ कर देता है तो आपके पास कागज होने के बावजूद भी आप उस पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये कैसे पता चलता है कि जो ये अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है ये कानूनी है या फिर गैर कानूनी है? देखिए, अवैध रूप से कब्जा अवैध ही होता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है किसी भी प्रकार से। देखिए, बहुत सारी माध्यम होते हैं जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के, सेल डीड के माध्यम से होता है, पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से होता है जो कि वैलिड नहीं है, गिफ्ट डीड के माध्यम से होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं इसको अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं, हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी एक हमारी वैधानिक एक जिम्मेदारी है, एक हमारे पास एक जिम्मेदारी है कि हम एक घंटे का हम शो कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम यहाँ बैठते तो हमें इलीगल माने जाएंगे या फिर हमको नहीं, मैं तो माना जाऊंगा। तो ये एक अगर आपके पास कुछ भी ऐसा कागज है, अगर मुझे कागज मिला है कि आप 1 घंटे के लिए इस शो में आ रहे हैं तो ये मैं वैध रूप से बैठा हूँ। इसके बाद अगर मैं बैठता हूँ तो ये मैं अवैध माना जाऊंगा। ठीक है ठीक है सर, बहुत ही रोचक ढंग से आपने हमें समझाया। और सर, हम बड़े शहरों की बात करें, मेट्रो सिटीज़ की बात करें, तो हमने देखा है कि जायदाद का ट्रांसफ़र जो किया जाता है ज़मीन का, पावर ऑफ अटॉर्नी से भी किया जाता है। तो ऐसे में अगर किसी प्रॉपर्टी पर किसी और व्यक्ति का कब्जा है, अवैध कब्जा है, तो ये कितना कारगर है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में और बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने जजमेंट में अपने माना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक कोई प्रॉपर माध्यम नहीं है ट्रांसफ़र करने का। अगर आप कोई भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी ज़मीन का, किसी प्रॉपर्टी का, तो पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ नॉट अ लीगल एंड वैलिड मीडियम टू ट्रांसफ़र। सो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी से अगर आप ज़मीन कोई खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो आपका उस पर कोई क्लेम अगर आप बाद में करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे राज्य सरकारें भी इस नए कानून ला के इस बात को चिन्हित कर रही हैं, बता रही हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई भी जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा। उत्तर प्रदेश ने 2024 में ही एक नियम लेके आया उत्तर प्रदेश सरकार कि आप जो है पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से कोई भी ज़मीन आप ट्रांसफ़र या कोई भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग मैं यही बात कहूँगा कि पैसा बचाने के चक्कर में पावर ऑफ अटॉर्नी से ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि जो कोर्ट जो फ़ी होती है, जो हम अगर रजिस्टर्ड माध्यम से कराते हैं तो वो फ़ी बचती है पावर ऑफ अटॉर्नी में, लेकिन वो वैलिड माध्यम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है इस पर। ओके, तो वैलिड क्या तरीका है फिर? देखिए, वैलिड तरीका मैंने कहा कि सेल डीड के माध्यम से अगर आप करिए, सेल्स डीड अगर आप कर रहे हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, आप कोई किसी ब्लड रिलेशन में है आपकी, आप तो गिफ्ट डीड कर सकते हैं। आपके पिता, आपके भाई, जो जिनके साथ भी आपका ब्लड रिलेशन है, वो गिफ्ट कर सकते हैं आपको, लेकिन वो भी रजिस्टर्ड आपको कराना पड़ेगा। आप कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, आपके पिता की कोई प्रॉपर्टी, आपके दादा की कोई प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। विल के माध्यम से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो ये सारे वैलिड माध्यम हैं। अच्छा,
तो ऐसे कोई विशेष कानून या नियम है जो भी जबरन की गई जो ज़मीन है उस पे कब्जा करने के मामलों को जो नियंत्रित करते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि जैसे इंडियन पीनल कोड हमारा है, उसमें कुछ धाराएं हैं 441, 442, 447, ये डिफ़ाइन करती हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई क्रिमिनल ट्रेसपासिंग मतलब बिना मेरी अनुमति के कोई मेरे ज़मीन में, मेरी प्रॉपर्टी में घुस रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। तो मैं यही समझता हूँ कि सिविल माध्यम से ही, सिविल डिस्प्यूट जो होता है, सिविल कोर्ट्स जो होती हैं, उन्हीं के माध्यम से ये कब्जा हटाया जा सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसके तहत आप सूट डाल सकते हैं, इंजेक्शन का सूट डाल सकते हैं कोर्ट में। इसके तहत आपको जो अवैध कब्जा हुआ है आपका, वो मिल सकता है। आप लोकल पुलिस में भी रिपोर्ट कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आपका कब्जा हुआ है, लेकिन पुलिस बहुत ज़्यादा उसमें एक्ट नहीं करती है। वजह क्योंकि देखिए, पुलिस के पास एक कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि वो ये जान सके कि ये प्रॉपर्टी वाकई में किसकी है, क्योंकि लीगल वैलिडिटी चिन्हित करना पुलिस का काम, मतलब पुलिस के कियारे में भी नहीं आता, पुलिस के पास इतना तंत्र भी नहीं होता, पुलिस के पास ऐसा संसाधन भी नहीं है कि वो क्योंकि कोर्ट एक माध्यम है जो कोर्ट ये चेक कर सकती है कि किसके कागज वैलिड हैं। हो सकता है आप फर्जी कागज बना के आ जाएं कि नहीं ये मेरे कागज, मैं भी फर्जी कागज, या मैं भी मेरे पास असली कागज हो लेकिन सेम आप फर्जी कागज अगर आप बना के ले गए, जैसे कि आजकल चल ही रहा है, जब अभी आपके एक एक्सपर्ट बता रहे थे डिजिटल माध्यम से कैसे फॉर्ज के माध्यम से चल रहा है, तो हो सकता है कोई फर्जी डॉक्यूमेंट, तो पुलिस उस चीज को वैलिडिटी नहीं कर पाती कि किसके कागज असल में असली हैं। तो वो कोर्ट के माध्यम से ही मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरीका होता है कि कोर्ट के माध्यम से उसको। बिल्कुल। तो जैसे अगर रतिका ने मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है तो पूरे कानूनी ढंग से पूरे कागजात के साथ करे, है ना? ये मतलब तो मुझे क्या मतलब बोल रही हूं मैं तुम्हें प्रॉपर्टी गिफ्ट करूं? समझदार को इशारा काफी है। तो सर, जैसे हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात करते हैं तो उनका क्या रोल होता है कि जैसे अगर किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया अवैध ढंग से, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कैसे मदद कर सकती हैं उसमें? देखिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मैंने यही कहा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बस इतना ही कर सकती है कि कोई CRPC 145 के तहत उनके पास पावर होती हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि बहुत लिमिटेड पावर होती हैं। हालांकि पावर उनके पास होती है, लेकिन अगेन यही है कि उनके पास कोई संसाधन इस बात के लिए नहीं होता कि वो लीगल वैलिडिटी कैसे प्रूफ करेंगे। लेकिन है कि अगर मान लीजिए कि उनको ये पता है कि मेरा इस घर में कब्जा है या इस प्रॉपर्टी में कब्जा है, बहुत वर्षों से कब्जा है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया और कोई आके अवैध रूप से कब्जा कर रहा है और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो पुलिस इस बात पे तो एक्ट करती है आसपास से पूछताछ की कि भाई किसकी ज़मीन है, कौन रहता है। तो वो अगर आस पड़ोसी आपके बताते हैं नहीं ये उनकी फलाने की ज़मीन है और बहुत वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर उनको पहले से अगर ये पता हम बता दें या फिर कब्जा करते समय उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो वो जो है उस बात को कर लेते हैं, उस बात को अवैध कब्जा होने से बचा सकते हैं। कभी लेकिन बहुत ऐसी स्थितियां बहुत कम होती हैं, क्योंकि अक्सर हमें पता तब चलता है जब कब्जा हो चुका होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिनकी ज़मीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, तो आप क्या सलाह देंगे उन्हें? देखिए, सबसे पहली सलाह तो यही कि प्रिवेंटिव मेजर्स, जो मैंने कहा कि आप हमेशा अगर आपकी मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपने मुंबई में कोई ज़मीन खरीद ली, तो आप एक तो उस प्रॉपर्टी का विजिट करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने ज़मीन खरीदी छोड़ दिया, कोई केयर टेकर रख सकते हैं तो केयर टेकर रखिए, बाउंड्रीज़ आप उसको बना के रखिए और साइन बोर्ड लगा के रखिए। और अगर मान लीजिए ऐसा कब्जा हो भी जाता है तो सबसे पहले देखिए मीडिएशन के थ्रू, मुझे लगता है कि बातचीत के माध्यम से, कोर्ट भी बहुत इस बात को आजकल सराह रही है कि आप मीडिएशन के थ्रू मामले सुलझाइए, बातचीत से मामला सुलझाइए। बातचीत से मामला नहीं सुलझता तो आप कोर्ट जाइए, सिविल सूट दायर करिए, और आपको अगर आपके पास वैलिड कागज हैं तो आपको आपकी ज़मीन पर कब्जा फिर से मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने समझा कि अगर आपकी ज़मीन पर कोई अवैध तरीके से कब्जा कर लेता है तो किस तरह से कानून जो है आपकी मदद कर सकता है। तो जानकारी साझा कर रहे थे हमारे साथ एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। थैंक यू।